सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। तारीख का एक ऐसा अजीम जर्नैल और मिलिट्री जीनियस जिसने बिखरी हुई मुसलमान दुनिया को एक झंडे के नीचे जमा किया और अपनी लाजवाब हिकमत अमली से यूरोप के क्रूसेडर्स को घुटनों पर लाकर बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाया। ऐसा बादशाह जिसकी तलवार से दुश्मन खौफ खाते मगर किरदार के आगे सर भी झुकाते और उसकी तारीफ भी करते। लेकिन एक आम सा लड़का जिसे तलवार उठाने का कोई शौक नहीं था, वो दुनिया का सबसे अजीम फातेह कैसे बन गया? आइए जानते हैं सलाहुद्दीन की मुकम्मल कहानी द ट्रूथ डायरीज में। साल 1138 जब इराक के शहर तकरियत में एक कुर्द बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम सलाहुद्दीन रखा गया। हैरत की बात यह है कि बचपन में सलाहुद्दीन का फौज या जंगो जदल से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। जब वो बड़ा हो रहा था तो उसका शौक तलवारबाजी नहीं बल्कि कुरान, हदीस, फलसफा और साइंस पढ़ना था। वो एक स्कॉलर बनना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस वक्त मुसलमान दुनिया शाम के ताकतवर नूरुद्दीन जंगी और मिस्र की कमज़ोर फातमी खिलाफत के दरमियान बंटी हुई थी। जब क्रूसेडर्स ने मिस्र की इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर वहां कब्जा करना चाहा, तो नूरुद्दीन जंगी ने दुश्मन को रोकने के लिए अपने सबसे अजीम जनरल असदुद्दीन शिरकोह को फ़ौज देकर मिस्र भेजा। शिरकोह असल में सलाहुद्दीन के चचा थे और उन्होंने इस जंगी मुहिम पर अपने भतीजे को भी साथ चलने का हुक्म दिया, जिस पर बाद में सलाहुद्दीन ने खुद भी लिखा था कि मैं वहां ऐसे गया जैसे कोई मौत के मुंह में जाता है। मिस्र के इस सफ़र में ऐसे हालात पैदा हो गए जिसने उस पढ़े लिखे नौजवान के अंदर के सोए हुए शेर को जगा दिया। सलाहुद्दीन को ना चाहते हुए भी तलवार उठानी पड़ी। जब ये मुसलमान फ़ौज मिस्र पहुंची तो उन्होंने अपनी हिकमत अमली से मिस्र के इस्कंदरिया शहर पर कंट्रोल हासिल कर लिया। लेकिन तभी क्रूसेडर्स की एक बड़ी फ़ौज ने भी आकर शहर का मुहासरा कर लिया। चचा शेर को समझ गए कि अंदर बैठकर जंग नहीं जीती जा सकती, इसलिए वो बाहर से मदद लाने और दुश्मन को पीछे से घेरने के लिए खुफिया तौर पर शहर से निकल गए और उस पूरे शहर को बचाने की जिम्मेदारी आ गई उस नए नौजवान सलाहुद्दीन के कंधों पर। अगले 75 दिनों तक क्रूसेडर्स ने शहर को चारों तरफ से घेरे रखा। क्रूसेडर्स लगातार बाहर से हमले कर रहे थे, लेकिन इस्कंदरिया की दीवारें बहुत मजबूत थीं। यहाँ सलाहुद्दीन की मिलिट्री स्ट्रैटेजी सामने आई। उसने शहर की दीवारों पर तीर अंदाजों का ऐसा मजबूत डिफेंस बिछाया कि क्रूसेडर्स की अजीम फौज दीवार भेद कर अंदर दाखिल ही नहीं हो सकी। यहाँ सलाहुद्दीन का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर खड़ी फौज नहीं बल्कि शहर के अंदर की भूख थी। 75 दिन में खाना खत्म हो गया, लोग भूख से मरने लगे और अवाम में बगावत फैलने लगी। ऐसे में सलाहुद्दीन ने एक अजीम लीडर होने का सबूत दिया। उसने अपना खाना अवाम में बांट दिया, उनके दरमियान रहा और उनका हौसला इस कदर बढ़ाया कि भूख से मरते हुए लोगों ने भी दुश्मन के आगे हथियार डालने से इनकार कर दिया। उस एक वाकये ने पूरी दुनिया को बता दिया कि सलाहुद्दीन सिर्फ किताबें पढ़ना ही नहीं बल्कि फौज और अवाम को लीड करना भी जानता है। आखिरकार सलाहुद्दीन की इस स्ट्रैटेजी के आगे क्रूसेडर्स की हिम्मत टूट गई। उन्हें यह भी खबर मिल चुकी थी कि चचा शीर को एक और फौज लेकर वापस आ रहे हैं। उस डर और थिकान की वजह से क्रूसेडर्स ने मुहासरा खत्म किया और वापस भाग गए। इस्कंदरिया बच गया और इस फतह ने मिस्र में शीर को और सलाहुद्दीन की धूम मचा दी। मिस्र का फातमी खलीफा एक बहुत कमज़ोर हुक्मरान था। जब क्रूसेडर्स वापस गए तो खलीफा ने मजबूरन शिरको को मिस्र का नया वजीर बना दिया ताकि मुस्तकबिल में कोई भी मिस्र पर आंख उठाने की हिम्मत ना कर सके। लेकिन वजीर बनने के सिर्फ 2 महीने बाद ही चचा शिरको की अचानक मौत हो गई। अब मिस्र के वजीर की कुर्सी खाली थी। फातमी खलीफा सलीबियों की जानिब से इस्कंदरिया के मुहासरे में सलाहुद्दीन की लाजवाब स्ट्रेटजी और उसकी बहादुरी देख चुका था। वो जानता था कि इस नौजवान में एक अजीम जनरल बनने की सारी सलाहियतें मौजूद हैं। उसने ये भी सोचा कि सलाहुद्दीन अभी सिर्फ 31 साल का नया लड़का है। अगर उसे वजीर बना दिया जाए तो मिस्र को एक बेहतरीन जनरल भी मिल जाएगा और मैं उसे आसानी से कठपुतली की तरह इस्तेमाल भी कर सकूंगा। यही सोचकर उसने सलाहुद्दीन को मिस्र का नया वजीर मुकर्रर कर दिया। मगर सलाहुद्दीन कोई कठपुतली नहीं था।
वजीर बनते ही उसने मिस्र के सिस्टम को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उसने सबसे पहले दरबार से उन करप्ट और गद्दार अमीरों को निकाल बाहर किया जो दुश्मनों से खुफिया मुआहदे करते थे। उसने अवाम पर से नाजायज टैक्स खत्म किए और मिस्र की बिखरी हुई फौज को फिर से एक मजबूत और मुनज़्ज़म फोर्स में तब्दील कर दिया। जैसे जैसे अवाम और फौज में सलाहुद्दीन की मोहब्बत और मकबूलियत बढ़ती गई, फातमी खलीफा की ताकत अपने आप महल के चंद कमरों तक महदूद हो गई। और फिर 1171 में जब बीमार फातमी खलीफा अपनी मौत मरा तो सलाहुद्दीन ने मिस्र का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उसने 200 साल पुरानी फातमी खिलाफत को ख़त्म करके अपने आप को मिस्र का नया सुल्तान डिक्लेयर कर लिया। अब उसके पास ताकत थी, अवाम की मोहब्बत थी और मिस्र की अजीम फौज भी थी। मिस्र का तख्त हासिल करने के बाद सलाहुद्दीन आराम से नहीं बैठा। जब उसने आसपास की दुनिया और नक्शे को गौर से देखा तो उसे एक बहुत ही कड़वी सच्चाई समझ आई। उसने देखा कि सलीबी सिर्फ बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा किए नहीं बैठे थे, बल्कि वो मुसलसल मिस्र और शाम की सरहदों पर हमले भी कर रहे थे। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि मुसलमान हुक्मरान इन दुश्मनों से लड़ने के बजाय अपनी छोटी छोटी कुर्सियों और ज़मीनों को बचाने के लिए आपस में ही लड़ रहे थे। यहाँ तक कि कुछ अमीरों ने तो अपने ही भाइयों के खिलाफ सलीबियों से खुफिया मुआहदे भी कर रखे थे। ये सब देखकर सलाहुद्दीन को एक बात शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। उसने जान लिया था कि इन बिखरी हुई और आपस में लड़ती हुई रियासतों के होते हुए सलीबियों को हराना तो दूर की बात, खुद मिस्र को बचाना भी नामुमकिन हो जाएगा। सलाहुद्दीन का मकसद सिर्फ मिस्र पर राज करना नहीं था, बल्कि उसके सीने में बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाने की एक आग भी जल रही थी। वो जानता था कि इस अजीम मकसद के लिए सबसे पहली शर्त है इत्तेहाद। दुश्मन की तलवार का सामना करने से पहले अपनों को एक करना होगा। एक ऐसी दीवार बनानी होगी जिसे दुश्मन भेद ना सके। और यही से शुरू हुआ सलाहुद्दीन का सबसे मुश्किल मिशन। अगले लगभग 12 सालों तक उसने बहुत सब्र से काम लिया। उसने मुसलमानों पर तलवार उठाने के बजाय अपनी बेहतरीन डिप्लोमेसी, अखलाक और हिकमत अमली से काम लिया। जो लोग उसके खिलाफ थे उन्हें भी अपनी सखावत से अपना बना लिया और आखिरकार उसने मिस्र, शाम, यमन और हिजाज को एक ताकतवर और मुत्तहिद इस्लामिक एम्पायर के झंडे तले जमा कर लिया। अब सलाहुद्दीन दुश्मन से आखिरी टकराव के लिए बिल्कुल तैयार था। जब क्रूसेडर्स ने देखा कि मुसलमान अब आपस में लड़ने के बजाय सलाहुद्दीन के झंडे तले एक हो चुके हैं तो उनके होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि अब उन पर हमला करने का मतलब पूरी तरह तबाह होना है। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन भी अपनी इतनी ताकत होने के बावजूद कोई जालिम हुक्मरान नहीं था जो शौक से खून बहाए। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस के तख्त पर किंग बाल्डविन चौथा बैठा था। बाल्डविन कोढ़ जैसी खौफनाक बीमारी का शिकार था, लेकिन वो एक बहादुर और इज्जतदार बादशाह था। सलाहुद्दीन और बाल्डविन के बीच एक इज्जत का रिश्ता था, इसलिए दोनों के दरमियान एक अमन का मुआहदा साइन हो गया। लेकिन 1185 में उस बीमार बादशाह किंग बाल्डविन चौथे की मौत हुई तो उसकी जगह एक नातजरबाकार बादशाह किंग गाय तख्त पर बैठ गया। बाल्डविन के मरते ही अमन का वो मुआहदा खतरे में पड़ गया। लेकिन फिर उस कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे विलन की जिसने अपने गुरूर और पागलपन में उस अमन को आग लगा दी। उसका नाम था रेनल्ड ऑफ शैटिलोन। रेनल्ड कोई आम सिपाही नहीं, बल्कि कैराक के अजीम और मजबूत किले का मालिक था। उसका किला मुसलमानों के तिजारती रास्तों के बिल्कुल बीचों बीच वाक़ था। रेनल्ड एक निहायत जालिम और बागी क्रूसेडर नाइट था जो अपने बादशाह तक की बात नहीं मानता था। उसने अमन के मुआहदे को तोड़कर मुसलमानों के तिजारती काफिलों पर हमला करना शुरू कर दिया, बेगुनाहों का कत्ल किया और हद तो तब हो गई जब उसने मक्का और मदीना पर हमला करने की धमकी दी। जब यह खबर सलाहुद्दीन तक पहुंची तो उस शान सलाहुद्दीन की आंखों में जलाल आ गया। उस दिन सलाहुद्दीन ने कसम खाई कि वो रेनल्ड ऑफ शैटिलों को अपने हाथों से कत्ल करेगा। लेकिन सलाहुद्दीन जज्बात में आकर कोई बेवकूफ़ी नहीं करने वाला था। वो जानता था कि क्रूसेडर्स के पास बहुत ऊंचे और अजीम किले हैं। अगर उन किलों पर सीधा हमला किया तो मुसलमान फौज का बहुत नुकसान होगा। इसलिए उन बड़े किलों पर हमला करने के बजाय सलाहुद्दीन ने अपनी फौज ले जाकर तिब्रिया के किले पर हमला कर दिया।
जो क्रूसेडर्स के इलाके में था। ये कोई आम हमला नहीं, बल्कि क्रूसेडर्स के खिलाफ सलाहुद्दीन की एक खास स्ट्रेटजी थी कि वो अपने महफूज किलों से निकलकर खुद चलकर इस तपते हुए तिब्रिया के मैदानों में आ जाएं। जब क्रूसेडर्स को इस हमले की खबर मिली तो उनकी फौज में बहस शुरू हो गई। कुछ समझदार कमांडर्स जानते थे कि जुलाई की शदीद गर्मी में अपने किले छोड़कर सहरा पार करना मौत को दावत देना है, लेकिन इस जालिम रेनल्ड और दूसरे जोशीले कमांडर्स ने अपनी फौज के लीडर और बैतुल मुक़द्दस जेरूसलेम के ईसाई बादशाह किंग गाय को उकसाया। उन्होंने किंग गाय के ईगो को ललकारा और आखिरकार किंग गाय ने वो गलती कर दी जिसका सलाहुद्दीन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 1187 का साल था। क्रूसेडर्स की एक बहुत बड़ी फौज, जिसमें 20,000 से ज्यादा सिपाही और सबसे खतरनाक नाइट्स शामिल थे, वो अपनी भारी लोहे की जरहें पहनकर निकल पड़ी। उनकी मंजिल थी तिब्रिया का पानी। लेकिन जैसे जैसे वो सहरा में आगे बढ़ रहे थे, जुलाई का सूरज उनका खून नचोड़ रहा था। सलाहुद्दीन के तीरंदाज और घोड़सवार रास्ते भर उन पर अचानक हमले करते और वापस भाग जाते। उन्होंने क्रूसेडर्स को रास्ते में ही थका दिया। जब ये थकी हुई और प्यास से निढाल फौज हतिन के मैदान तक पहुंची तो उन्होंने आगे जो देखा उसने उनकी रूह कांपा दी। सलाहुद्दीन की ताज़ा दम फौज ने पानी तक जाने का आखिरी रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर रखा था। रात ढल चुकी थी और क्रूसेडर्स प्यास से तड़प रहे थे। उनके पास पीने को एक कतरा नहीं था। अगले दिन की सुबह उनके लिए कयामत बनकर आई। सलाहुद्दीन ने हवा के रुख को देखते हुए उनके इर्द गिर्द सूखी घास को आग लगा दी। धुएं, तपिश और शदीद प्यास ने क्रूसेडर्स को अंधा कर दिया। इसके बाद जो तीरों की बारिश हुई उसने क्रूसेडर फौज का नामो निशान मिटा दिया। ये तारीख की सबसे अजीम जंगों में से एक थी, जिसे द बैटल ऑफ हतिन भी कहा जाता है। जंग के खत्म होने के बाद किंग गाय और उस जालिम रेनाल्ड ऑफ शतीलियों को जिंदा पकड़कर सलाहुद्दीन के खैमे में लाया गया। सलाहुद्दीन ने किंग गाय को बर्फ का ठंडा पानी पिलाया। जब किंग गाय ने वो पानी रेनाल्ड को देना चाहा तो सलाहुद्दीन ने उसे रोक दिया और फिर सलाहुद्दीन ने अपनी कसम पूरी करते हुए तलवार निकाली और उस जालिम रेनाल्ड का सर कलम कर दिया और साथ ही किंग गाय से कहा, एक बादशाह दूसरे बादशाह को नहीं मारता। हतिन की फतह के बाद जेरूसलेम का रास्ता खुल चुका था। 2 अक्टूबर 1187 को लगभग 90 साल बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फतहमंद फौज के साथ बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुआ। शहर के अंदर मौजूद ईसाई खौफ से कांप रहे थे। उन्हें याद था कि 1099 में उनके बुजुर्गों ने मुसलमानों का कैसा कत्लेआम किया था। उन्हें लगा आज बदले का दिन है और आज खून बहेगा। लेकिन सलाहुद्दीन तो अलग ही मिट्टी का बना था। उसने ऐलान करवाया कि किसी को नहीं मारा जाएगा, किसी चर्च को नहीं तोड़ा जाएगा। उसने आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ बैतुल मुक़द्दस हाथ से निकलने की खबर यूरोप में आग की तरह फैल गई। पोप ने एक नई क्रूसेड का ऐलान कर दिया, द थर्ड क्रूसेड, और इस बार यूरोप ने अपना सबसे खतरनाक और सबसे मशहूर वॉरियर और जनरल मैदान में उतारा। इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड द लायन हार्ट। अब मुकाबला था दुनिया के 2 सबसे अजीम जर्नैलों के बीच, रिचर्ड बमुकाबला सलाहुद्दीन। 1191 में फ़लस्तीन के साहिल पर बैटल ऑफ अरसूफ का मैदान सजा। ये इस अजीम क्रूसेड की सबसे भयानक जंग थी। एक तरफ सलाहुद्दीन की फौज तीरों की बारिश कर रही थी तो दूसरी तरफ रिचर्ड अपनी फौज को एक मजबूत लोहे की दीवार बनाए आगे बढ़ रहा था। जंग अपने उरूज पर थी। इसी दौरान एक तीर आकर रिचर्ड के घोड़े को लगा और घोड़ा वहीं ढेर हो गया। रिचर्ड अब जमीन पर पैदल खड़ा था और पैदल ही दुश्मन की सफों में लड़ने लगा। सलाहुद्दीन दूर एक ऊंची पहाड़ी पर अपनी कमांड पोस्ट से ये मंजर देख रहा था। एक अजीम जर्नैल होने के नाते वो अपने दुश्मन की बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ। जंगी उसूलों के हिसाब से ये रिचर्ड को तीरों से छलनी करने का सबसे आसान मौका था, लेकिन सलाहुद्दीन ने तीर चलवाने के बजाय अपने एक कासिद के जरिए 2 बेहतरीन और ताज़ा दम अरबी घोड़े रिचर्ड की तरफ भिजवाए और ये पैगाम दिया कि
रिचर्ड जैसे बादशाह को जमीन पर पैदल लड़ना शोभा नहीं देता। इस एक वाकये ने रिचर्ड द लायन हार्ट को अंदर तक हिला दिया। वो समझ गया था कि वो एक ऐसे शख्स से लड़ रहा है जिसका किरदार किसी आम इंसान जैसा नहीं। अरसूफ की इस जंग में रिचर्ड की फौज का पलड़ा भारी जरूर रहा, लेकिन वो सलाहुद्दीन की अजीम फौज को ख़त्म नहीं कर सका। इस जंग के बाद रिचर्ड ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ सलाहुद्दीन ने एक बेहतरीन डिफेंसिव स्ट्रेटजी अपनाई। उसने रास्ते के सारे कुएं और फसलें तबाह कर दीं ताकि आगे बढ़ती हुई क्रूसेडर्स फौज को खाना और पानी ना मिल सके। नतीजा ये निकला कि अगले कई महीनों तक यूरोप की ठंड से आई हुई ये क्रूसेडर्स की फौज मिडिल ईस्ट की शदीद गर्मी, प्यास और मौसम में फंस कर रह गई। ये अजीम क्रूसेड अब आगे बढ़ने के बजाय एक डेडलॉक में तब्दील हो चुकी थी, और इसी थकन, मौसम की मार और ठहरे हुए सफर की वजह से एक दिन अचानक रिचर्ड द लायन हार्ट खुद शदीद बीमार पड़ गया। इसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे एक जानलेवा बुखार ने घेर लिया और वो बिस्तर पर गिर गया। जब सलाहुद्दीन को अपने सबसे बड़े दुश्मन की इस हालत का पता चला तो उसने इस कमजोरी का फायदा उठाकर हमला करने के बजाय दुश्मनी की एक ऐसी मिसाल कायम की जो तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गई। सलाहुद्दीन ने रिचर्ड को मरने के लिए छोड़ने के बजाय अपने बेहतरीन जाती तबीब उसके इलाज के लिए भेजे। यही नहीं, इस तपते हुए माहौल में सलाहुद्दीन ने पहाड़ों से लाया गया बर्फ और ताज़ा फल अपने दुश्मन के खेमे में भिजवाए ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। रिचर्ड सलाहुद्दीन की इस शान, बहादुरी और अखलाक से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसके अंदर की नफरत इज्जत में बदल गई। वो जान चुका था कि ऐसे अजीम शख्स को हराना नामुमकिन है। वैसे भी उसकी अपनी फौज मौसम और भूख से थक चुकी थी, इसलिए रिचर्ड ने आगे लड़ने से इनकार कर दिया। आखिरकार 2 सितंबर 1192 को दोनों अजीम दुश्मनों के बीच तारीखी ट्रीटी ऑफ जाफा साइन हुई। ये तय पाया कि बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के पास ही रहेगा और ईसाई ज़ायरीन को वहां बना किसी डर या फिदिया के आने की मुकम्मल इजाज़त होगी। इस ट्रीटी के कुछ ही अरसे बाद 4 मार्च 1193 को दमिश्क में इस अजीम फातिह को बीमारी ने घेर लिया और सिर्फ 55 साल की उम्र में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। जब सुल्तान की मौत के बाद उनका खजाना खोला गया तो दरबारियों की आंखों में आंसू आ गए। जिस शख्स की सल्तनत मिस्र से लेकर शाम और यमन तक फैली थी, जिसकी ताकत से पूरा यूरोप कांपता था, इसके खजाने में सिर्फ 1 सोने का सिक्का और 47 चांदी के सिक्के मिले। उसने अपनी सारी दौलत गरीबों और अवाम पर खर्च कर दी थी। इसके पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि उसके अपने कफन दफन का खर्चा उठाया जा सके। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दुनिया अपने किरदार और अपने इंसाफ से जीती थी। इनकी कब्र आज भी दमिश्क में मौजूद है, जो हमें याद दिलाती है कि असली अजीम बादशाह वो नहीं जो लोगों पर राज करे, बल्कि वो है जो लोगों के दिलों पर राज करे।